दोस्तों, आज का वाक्य एक ऐसी पाकिस्तानी एसपी मैडम का है जो वह भेष बदलकर भारत में कुछ गुप्त जानकारियां हासिल करने के लिए आई थी। लेकिन एक भारतीय सिपाही ने ऐसे पकड़ा कि महीनों तक उस पाकिस्तानी एसपी मैडम को पेलता रहा और वह मैडम किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। फिर उसके बाद जो हुआ वह सुनकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए ताकि देश के दुश्मनों को हमारी एकता का एहसास हो सके। तो आइए जानते हैं वह घटना जो आज तक किसी ने आपको नहीं सुनाई। लाहौर के एक गुप्त सैन्य ठिकाने में एक बैठक चल रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पक्की जानकारी मिली थी कि भारतीय सेना धर्मपुरा के पास एक गुप्त परीक्षण करने वाली है। उस परीक्षण में न सिर्फ हथियारों की अदला बदली होगी बल्कि सेना के कुछ नए कम्युनिकेशन कोड भी लॉन्च किए जाएंगे। हमें यह कोड चाहिए हर हाल में। ISI अधिकारी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, कौन जाएगा? मुझे भेजिए, मैं उनके दिल में उतर जाऊंगी और डाटा निकाल लाऊंगी। उसकी आंखों में जुनून था। आफरीन को एक पंजाबी गांव की घरेलू नौकरानी का भेज दिया गया। नाम रखा गया सुमन, उम्र 24, पति की मृत्यु के बाद काम की तलाश में भटकती औरत। उसके पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि वोटर ID भी थी। वह सरहद पार कर गुप्त रास्तों से भारत पहुंची। धर्मपुरा में सेना के रिटायर्ड सूबेदार विक्रम सिंह के घर नौकरी की तलाश थी और सुमन ने वहां खुद को नियुक्त करवा लिया। विक्रम सिंह 65 वर्ष के अनुभवी रिटायर्ड फौजी थे। पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका बेटा अमन एक सीनियर आर्मी अफसर था जो अक्सर घर से बाहर रहता था। घर में केवल एक बूढ़ी नौकरानी थी जो अब काम नहीं कर पाती थी। सुमन धीरे धीरे काम में रम गई। रसोई, सफाई, पूजा के दीप जलाना और साथ ही छुपे कैमरे लगाना जिनसे घर के फोन, कंप्यूटर और यहां तक कि दरवाजे पर आने जाने वालों की आवाज भी रिकॉर्ड होती। रात होते ही वह एक छोटा मोबाइल सैटेलाइट राउटर ऑन करती, डाटा इनक्रिप्ट करती और सीधे पाकिस्तान के सर्वर पर भेज देती। किसी को भनक तक नहीं थी। विक्रम सिंह के घर के बगल में क्वार्टर में रहता था हवलदार करण राणा, 29 साल का बहादुर सिपाही जो वर्तमान में BSF में कार्य करता था। वह अक्सर विक्रम सिंह के घर आता जाता था। करण पहली बार सुमन को देखकर थोड़ा ठिठका। इतनी सुंदर लड़की इस घर में नौकरानी, वह सोच में पड़ गया। धीरे धीरे वह उसे पहचानने लगा, बातें करने लगा। सुमन जी, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, कभी कॉलेज गई थी? सुमन मुस्कुराती थोड़ा बहुत, पर अब जीवन ही पढ़ाई बन गया है। करण को अब वह पसंद आने लगी थी। वह उससे फालतू बहाने बनाकर मिलने आता, कभी चाय मांगता, कभी हलवा। सुमन को करण का व्यवहार खटकता, पर वह जानती थी कि ऐसे मोहरों को सावधानी से संभालना होता है। अगर उसे शक हो गया तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। वह धीरे धीरे करण से दूरी बनाने लगी क्योंकि उसे तो उस काम से मतलब था, लेकिन करण अब अपनी सीमा लांघने लगा था। एक रात उसने सुमन के कमरे की पिछली खिड़की से चुपके से झांका। उसने सोचा रात को वह छोटे कपड़ों में सोई होगी उसे देखने के लिए, लेकिन वह तो बैठी लैपटॉप से कुछ पाकिस्तान भेज रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे शक हो गया, पर करण कुछ नहीं बोला, चुपचाप लौट गया। अगली सुबह मौका पाकर उसे एकांत में रोका। तुम कौन हो? क्या भेज रही थी रात को? सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया अब तो वह पकड़ी जाएगी या मारी जाएगी। उसने तुरंत सोचा, करण को अपनी ओर कर लेती हूं, वह तो पहले से हमें चाहता है, हमारे अंदर फंस जाएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बताऊंगी पर वादा करो, किसी को नहीं बताओगे। तुम जो कहोगी वह मैं तुम्हारे साथ कर लूंगी। करण तो यही चाहता था। उसने कहा, रात को मेरे कमरे में आ जाना। उस रात सुमन उसके कमरे में गई। दोनों ने पूरी रात संबंध बनाए। तन का, मन का या बस छल का, यह स्पष्ट नहीं था, पर सुमन ने अब डाटा भेजना बंद कर दिया। उसके भीतर भी एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। क्या यह सिर्फ मिशन है या करण का सच्चा प्रेम? उधर करण ने धीरे धीरे उसके सारे कैमरे, डिवाइस चुपचाप हटा लिए। प्यार था, लेकिन देशभक्ति बड़ी थी। करण राणा अब एक मानसिक उलझन में जी रहा था। एक ओर सुमन की मोहकता थी जो उसके दिल की तहों तक उतर चुकी थी, दूसरी ओर देशभक्ति और संदेह जो उसकी आत्मा को कचोट रहे थे। सुमन अब पहले की तरह चुप नहीं रहती थी। वह करण से खुलकर बातें करने लगी थी।
बच्चों की अपने जीवन की झूठी कहानियां सुनाकर उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती। करण अक्सर सोचता, क्या सच में उसके पीछे कोई मजबूरी है या यह सब नाटक है। एक शाम को वह दोनों छत पर बैठते हैं। आफरीन चुपचाप आकाश की ओर देखती और कहती, वो जो तारे हैं ना करण, कई बार सोचा उन्हें छू लो, पर मेरी किस्मत में अंधेरा लिखा है। करण जवाब नहीं देता, मगर उसकी निगाहें भर आती। आईएसआई को जब लगातार डाटा नहीं पहुंचता तो पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ जाती है। एक विशेष ऑपरेशन गुलिस्तान 22 की योजना बनाई जाती है। एक ऐसा मिशन जिसमें भारत में छुपे एक अफसर की निष्क्रियता को देखते हुए बल प्रयोग के जरिए ध्यान भटकाया जाए। आईएसआई का एक अफसर कहता है, आफरीन उर्फ सुमन को भूल जाओ, अब बारी है खून बहाने की। 6% आतंकवादियों को पंजाब की सीमा से भारत में घुसाया जाता है। लक्ष्य सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की एक गुप्त बैठक पर हमला करना। इधर करण को शक होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके पुराने सैन्य संपर्क उसे बताते हैं कि सीमा पर हलचल बढ़ी है। वह तुरंत आफरीन से पूछता है, कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? आफरीन चुप रहती है। उसकी आंखों में डर होता है, मगर वह कुछ नहीं बोलती। करण अब सतर्क हो गया था। उसने आफरीन के कमरे से एक छुपा हुआ डिवाइस निकाला, एक विशेष कैमरा जो अब भी सक्रिय था। उसने सब रिकॉर्डिंग निकालकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया। उस रात करण और आफरीन में तीखी बहस होती है। करण चिल्लाकर पूछता है, सच बताओ, क्या अब भी पाकिस्तान से जुड़ी हो? क्यों नहीं बताया कि हमला होने वाला है? आफरीन फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो करण, मुझे नहीं पता था कि हमला होगा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती हूं। करण का दिल पिघलता है, मगर उसकी नजरें अब भावनाओं से नहीं, एक सैनिक की तरह सख्ती से देख रही थी। अंततः वह दिन आता है। आतंकवादी हमला करते हैं। लक्ष्य था सूबेदार विक्रम सिंह का घर, जहां सेना के कुछ अफसर गुप्त बैठक कर रहे थे। लेकिन भारतीय सेना और पंजाब पुलिस पहले से सतर्क थी। गोलियों की बौछार, धमाके और चारों ओर अफरा तफरी। करण और उसकी यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। एक एक कर सभी आतंकवादी मारे जाते हैं। एक आतंकी के पास से दस्तावेज बरामद होते हैं, जिनमें आफरीन निसा के हस्ताक्षर और कोड वर्ड्स भी मिलते हैं। अब शक नहीं रहा, आफरीन का अतीत सामने था। हमले के 2 दिन बाद करण ने आफरीन को घर से बाहर बुलाया और कहा, अब तुम पाकिस्तान जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जानकारी हमारे पास पूरी है। तुमने कुछ दिन वफादारी दिखाई, इसलिए तुम पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, मगर याद रखो, तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास हमेशा रहेंगे। आफरीन ने हाथ जोड़ लिया। वह बोली, मैंने जो किया बहुत गलत किया, पर मैंने दिल से तुमसे मोहब्बत की है। करण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। यह मोहब्बत नहीं थी, यह भ्रम था, और मैं अब भ्रम में नहीं जीता। कुछ दिन बाद एक गुप्त डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए आफरीन को पाकिस्तान भेज दिया गया। आफरीन पाकिस्तान जाकर फिर से आईएसआई से जुड़ती है। लेकिन जब वह करण को फोन कर धमकाने की कोशिश करती है, तो करण बस इतना कहता है, हम वो लोग हैं जो मोहब्बत में भी वतन नहीं भूलते। और जब दुश्मन मोहब्बत में छल करे तो उसे जवाब देना आता है। 6 महीने बीत चुके थे। करण राणा अब एक गुप्त मिशन पर था, ऑपरेशन नेत्र। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने से जुड़ा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मिशन के भीतर एक और परछाई छिपी है, आफरीन निसा। आईएसआई ने आफरीन को दोबारा सक्रिय किया था, मगर अब उसके पास एक और लक्ष्य था, करण राणा की हत्या। कराची में एक गुप्त मीटिंग के दौरान जनरल महमूद ने कहा, वह जो तुम्हारे दिल में रह गया था उसे खत्म करो और फिर इस खेल से आजाद हो जाओ। आफरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब भाव नहीं, बस एक ठंडी शून्यता थी। करण अब पाकिस्तान में घुस चुका था, एक नया भेष, एक नई पहचान, और सिर्फ 2 साथियों के साथ। उसे कराची के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री को उड़ाना था, जहां बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और उसी से हथियार भारत भेजे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह फैक्ट्री की निगरानी करने पहुंचा, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, आफरीन निसा, एक ब्लैक बुर्के में। उसका दिल एक क्षण को कांप गया, मगर अगले ही पल वह सैनिक बन गया। उसने अपने साथी को कहा, अब यह मिशन नहीं, निजी भी हो गया है। करण ने फैक्ट्री पर हमला कर दिया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकी गिरोह भाग खड़ा हुआ,
मगर तभी उसे घेर लिया गया। चारों ओर से गोलियां बरसने लगी। तभी एक छाया उसके सामने आई और 2 गोलियां चलाकर 2 आतंकियों को गिरा दिया। वो आफरीन थी। करण चौंक गया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? आफरीन की आंखें डबडबाई थीं, क्योंकि मेरी आत्मा अब खामोश नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को मुक्त करने आई थी। करण ने संदेह से पूछा, यह भी कोई जाल तो नहीं? आफरीन ने चुपचाप पिस्तौल जमीन पर फेंक दी और बोली, मुझे तुम्हारे देश से माफी चाहिए। मैं सारी सच्चाई उजागर कर दूंगी। बस एक मौका दो। भारत की एजेंसियों ने आफरीन को हिरासत में ले लिया, मगर उसके बयान इतने विस्फोटक थे कि भारत सरकार को तुरंत संयुक्त राष्ट्र तक फाइल भेजनी पड़ी। उसने आईएसआई के ऑपरेशन गुलिस्तान 22 से लेकर आतंकी फंडिंग और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ बताया। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। करण ने मीडिया से दूर रहकर सिर्फ एक बात कही, एक गद्दार ने अंततः इंसानियत चुनी। हम नफरत से नहीं, सच्चाई से जीतते हैं। आफरीन को भारत की जेल में रखा गया। उसने जीवन की सारी मोह माया त्याग दी। जेल में वह रोज संविधान पढ़ती थी और प्रायश्चित करती थी। एक दिन करण उससे मिलने आया। आफरीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें खोकर अपने आप को पाया। अब चाहती हूं कि मेरी आखिरी सांस यहीं इस मिट्टी में हो। करण ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और कहा, देश से गद्दारी की माफी नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को शांति मिल सकती है। 4 वर्ष बीत चुके थे। ऑपरेशन नेत्र की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से निकलकर इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी थी। आफरीन निसा, जिसने कभी अपने देश के लिए जासूसी की, अब 4 साल की सजा काटने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवीय आधार पर रिहा की जा रही थी। भारत सरकार के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के दबाव ने यह निर्णय लेने को बाध्य किया। रिहाई के दिन जेल के बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक के करण राणा। आफरीन चुपचाप उसके सामने खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द गले में अटक गए। करण ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सरहद के उस पार उन दोनों के बीच गाड़ी में चुप्पी पसरी रही। वो चुप्पी जो हर शब्द से भारी थी। पठानकोट से अटारी बॉर्डर तक का सफर लंबा था और हर किलोमीटर पर उनकी सांसें एक दूसरे की नजदीकी और दूरी को महसूस कर रही थी। आफरीन ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। करण ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोला, मैंने तुम्हें सजा दी, अब शायद मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। आफरीन की आंखें भर आईं, पर उसने उन्हें ढुलकने नहीं दिया। अटारी वाघा सीमा, आखिरी लम्हा करण और आफरीन वाघा बॉर्डर पर खड़े थे। सीमा की उस ओर पाकिस्तानी रेंजर्स थे और इस ओर भारतीय जवान। दोनों देशों के बीच की कंटीली बाढ़ जैसे दिलों के बीच की दूरी को दिखा रही थी। जाते जाते आफरीन ने करण से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाए? करण ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, पर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। हर बंधन से आफरीन ने सिर झुकाया। आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और वह बाढ़ बाढ़ कर गई। उसे अब कोई नाम नहीं चाहिए था, कोई पहचान नहीं, बस आजादी। 6 महीने बाद करण को एक चिट्ठी मिली। पाकिस्तान से, प्रिय करण, तुम्हारे देश ने मुझे सजा दी, लेकिन तुमने मुझे आत्मा दी। अब मैं पेशावर में एक स्कूल चला रही हूं, जहां लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हूं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी और की गुलाम भी नहीं। आफरीन करण ने चिट्ठी को चूम कर तय किया और अपने किताब के अंतिम अध्याय में रख दिया। उस किताब का नाम अब बदल चुका था। सरहद का छल, एक प्रेम, एक देश और एक औरत की तलाश। दोस्तों, आप मेरी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन या फिर कनाडा से? कृपया अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद खास और प्रिय है। सच कहूं तो जब आप लोग अपना नाम और लोकेशन लिखते हैं तो मुझे भीतर से एक खास आत्मीयता का अनुभव होता है, जो इस सेवा को सार्थक बनाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियां आने वाली हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।